Hello guys, welcome you all on The Catalyst and today we will discuss current affair MCQs. So यहाँ पर हम लोग आज सबसे पहले बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स। तो देखिए एक एक टॉपिक जो है हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो आप उनको डिटेल में उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल जो 2021 है उसके बारे में क्या कथन जो है कंसीडर कीजिए कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट हैं। तो बताइए, पहला है द न्यू रूल्स प्रोहिबिट्स आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम विच हैव लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल। मतलब आपको मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में समय समय पर बताता रहा हूँ, पीएम मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला। तो लो यूटिलिटी जो है उसका रेगुलर प्रयोग नहीं है। एक बार हम क्या करते हैं, घर में कोई भी सब्जी लेकर आते हैं, रैंडमली मार्केट गए, वो पन्नी लिया है, बनानाज लाए, वो पन्नी लिया है, और वो बाद में फैलता है, लिटर होता है। तो ये जो पोटेंशियल है, क्या ये 2025 तक का जो पोटेंशियल है उसको रोकने के लिए, मतलब 2025 तक क्या ये आइडेंटिफाइड किया गया कि इसको नए रूल के तहत रोक दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है अंडर इट मैन्युफैक्चर ऑफ रेंज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कंपोस्टेबल प्लास्टिक विल बी बैंड। तो क्या जो कंपोस्टेबल है, जिसे कंपोस्ट किया जा सके, कंपोस्ट का मतलब जो कंपोस्ट किया जा सकेगा, वो तो अपने आप में क्या कैसा होगा, प्लास्टिक अपने आप में वो मानव के लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि दूसरे अन्य प्लास्टिक से तो वो ज़्यादा ठीक है। तो बताइए क्या पॉइंट सही है यहाँ पर देखने से। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ें तो इन वर्ड्स को बिल्कुल खुले दिमाग से और साथ ही साथ में एग्ज़ाम से एक दिन पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए। जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है, रात में यदि आप 7 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, तो 4 घंटे सोइए, लेकिन एग्ज़ाम की नाइट में बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए, क्योंकि वहाँ पर 100% आपका दिमाग चलेगा, राइट, फुल्ली फिटेड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2025 नहीं है, ये 2022 तक का टारगेट है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, फर्स्ट वन। एंड अंडर इट मैन्युफैक्चर ऑफ रेंज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कंपोस्टेबल प्लास्टिक, नो, कंपोस्टेबल को क्यों बैन किया जाएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड दैट इज वाई वी विल प्रोवाइड दिस डी आंसर। इज इट क्लियर। तो जो न्यू लॉज हैं 2025 तक नहीं, न्यू लॉज जो हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक बैन कर देंगे, ठीक है। लिटरिंग ज़्यादा है, हाई यूटिलिटी, लो यूटिलिटी है उसकी। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ये नोटिफिकेशन निकाला है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 विच प्रोहिबिट्स स्पेसिफिक सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम विच हैव लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल। तो ये टर्म याद रखना, ठीक है, ठीक है। 2022 तक ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 याद रखेंगे। व्हाट इज बैन, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसे प्रोहिबिट किया गया है विद इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 से, ठीक है, प्रोहिबिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, काफ़ी हद तक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, जो इन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उनके ऊपर कई तरह के जो है लॉज समय समय पर इसीलिए लाए जाते हैं, सो दैट कि भाई इसे हतोत्साहित किया जाए, लोग इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेके कोई अल्टरनेटिव वे निकालें, ठीक है। द बैन विल नॉट अप्लाई टू कमोडिटीज़ मेड ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक, से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंपोस्टेबल जो कंपोस्ट हो जाएगा अल्टीमेटली, वो तो रिसाइकल्ड है कंपैरेटिवली। फॉर बैनिंग अदर प्लास्टिक कमोडिटीज़ को बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। have listed in notification and government has given industries 10 year from the date of notification for compliance। तो इसके लिए कुछ अन्य रूल्स भी निकाले जो आने वाले 10 साल तक के लिए उनको पूरी तरह से पालन करना होगा। प्लास्टिक जो है, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो प्लास्टिक के लिए आती है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। प्लास्टिक के लिए भी हो सकती है और नॉट ओनली दिस, ई वेस्ट के लिए भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर किसके लिए चर्चा में आई है, क्या बायोमेडिकल वेस्ट के लिए मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998 के अंडर में, मतलब हम लोग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी
मतलब जो उत्पादन कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं कि वो उसको रिसाइकल कैसे करेंगे और इसके लिए क्या मैकेनिज्म उनको अपनाया जाए जिससे क्या हो, चीज़ें रिसाइकल्ड होती रहें। ऐसा ना हो कि लिटरिंग ही लिटरिंग चल रहा है। ठीक है, लिटर का मतलब होता है चीज़ों को फैला देना। रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड यूसेज रूल 1999 क्या इसके तहत है? ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 के तहत है। तो ये टर्म कहाँ पर? और नन ऑफ द अबव। सो बताइए कि विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हियर, बताइए। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए जवाबदेह है, मतलब जिम्मेदारी के बारे में कहाँ पर ये चीज़ें आती है? तो देखिए, प्लास्टिक के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, प्रोड्यूसर्स के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये पर्टिकुलर टर्म जो है 2011 के रूल के तहत जो आई थी, इंट्रोड्यूस हुआ था ई वेस्ट के तौर पे। ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह, उनमें बहुत खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं। और यही केमिकल्स क्या कर देंगे, यही केमिकल्स हमारे जो बायोलॉजिकल एरियाज़ हैं जैसे लैंड डिग्रेडेशन इत्यादि में, इसके अलावा इतना पोटेंशियल होता है इनमें कि ये हमारे शरीर में बहुत से रोगों को उत्पन्न कर सकते। तो इसीलिए ई वेस्ट से संबंधित है, ये याद रखना। ये टर्म बिल्कुल मत भूलना। ई वेस्ट मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पर ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 रिकॉग्नाइजेज व्हाट? प्रोड्यूसर्स लाइबिलिटी फॉर रिसाइकलिंग। प्रोड्यूसर की जवाबदेही है कि रिसाइकलिंग हो, रिड्यूस करें ई वेस्ट, है ना। हर कुछ दिन में, मतलब एक ताजमहल जितना ताजमहल है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम लोग पैदा कर रहे हैं। अपने आप में ये बहुत ज़्यादा है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ पॉलिसी अप्रोच अंडर विच प्रोड्यूसर आर गिवन सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ पोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट को कैसे डिस्पोज किया जाएगा, इसके लिए इन्हें डेडिकेटेड पूरे के पूरे मैकेनिज्म बनाने होते हैं और उसके लिए अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो जब भी देखिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, यदि इसको वाकई में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली हाइक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अमाउंट जो पोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसको हैंडल कैसे करना है, वो अमाउंट भी यही जो प्रदाता हैं, प्रोवाइडर हैं, उनको रखना होगा ताकि उसको कर सकें। ठीक है ना, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें वो लोग भी। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हैज़ गिवन द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन अंडर द न्यू ई वेस्ट रूल 2011। तो ये जरूर याद रखेंगे आप। सो नेक्स्ट टॉपिक question is related to plastic waste management amendment rule 2021. Which of the following single use plastic have been prohibited from manufacturing, import, stocking, distribution, sale and use in India? देखिए, मैंने आपको बताए थे बहुत सारी लिस्ट थी और यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट में जब हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करते हैं तो उनमें कौन कौन सी वो लिस्ट है। क्या इसमें प्लास्टिक के जो फ्लैग्स थे वो इंक्लूड थे क्या? कैंडी स्टिक्स इसमें इंक्लूड थी क्या? सिगरेट्स के जो पैकेट्स थे वो भी इसमें इंक्लूड हैं क्या? और रैपिंग फिल्म अराउंड द स्वीट बॉक्स, जो देखिए जितनी भी स्वीट बॉक्स, इवन आप अपनी बुक्स के ऊपर देखिए एक पन्नी जो है ऊपर लगी होती है, राइट। तो यही रैपिंग जो स्वीट बॉक्स, तो इनमें से किस किस को प्रोहिबिट किया गया है, ये पूरी लिस्ट आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सो बताइए क्या सही है, ये ज़रूर याद कर लेना। सो ऑल ऑफ दीज, सभी को प्रोहिबिट किया गया है और वही जो जुलाई 2021 के 22 के बाद से जो है इसको पूरी तरह से बैन करने के लिए धीरे धीरे प्रोविज़न लाए जा रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज, प्लास्टिक के झंडे, सिगरेट के पैकेट, कैंडी स्टिक्स, मिठाई के बॉक्स जो होते हैं उनके बाहर की रैपिंग जो फिल्म है, इसके अलावा जो पाइप्स जो होते हैं जिसकी मदद से हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, वो सबको बैन किया गया है। सो देखिए ईयरबड्स, जो ईयरबड प्लास्टिक वाले हैं, वैसे लकड़ी वाले भी आते हैं, है ना, वुड वाले भी, वुडन भी आते हैं। प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून, जो प्लास्टिक स्टिक जिसके ऊपर बैलून को चिपका के, ठीक है, लगाया जाता है ना, जम 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 इस तरह से जो आवाज़ करता है, हमने बचपन में देखा होगा।
प्लास्टिक फ्लैग, कैंडी, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टाइरिन, तो ये आइसक्रीम स्टिक्स भी, पॉलीस्टाइरिन जो थर्माकोल है ये भी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करता है डेकोरेशन वगैरह के लिए। इसके अलावा प्लेट्स, कप, ग्लास, कटलरी, स्पून, फॉर्क, नाइफ्स, ये जो प्लास्टिक के आजकल यूज़ हो रहे हैं, है ना, स्वीट बॉक्स, इसके अलावा सिगरेट्स के पैकेट्स, प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो बैनर्स हैं, पीवीसी बैनर्स आ रहे हैं आजकल, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वही बड़े बड़े जो बैनर्स हैं, लेस देन 100 माइक्रोन स्टायरर, तो इसमें इसकी एक लिमिट दे दी गई है। तो इस प्रकार से पॉलीस्टायरिन, एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरिन कमोडिटीज शैल बी प्रोहिबिटेड, तो ये सबको बैन किया जाएगा। किसी प्रकार के स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, यूज़, मैन्युफैक्चर, ये सबको बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट सही हैं। इसके अलावा कटलरी, फॉर्क, है ना, ग्लासेस, कप, सिगरेट के पैकेट्स, ये सब याद रखना। पॉलीस्टायरिन, थर्माकोल भी इसमें इंक्लूड है, बलून की स्टिक्स वगैरह, ईयरबड्स, ये सब इंक्लूडेड है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है और ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो प्लेसेस इन न्यूज़ जो है ना, प्लेसेस इन न्यूज़, ये हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। और यहाँ पर आपको इसीलिए बोला जाता है कि प्रीलिम्स का 1-2 क्वेश्चन होगा, तो आप जब भी कोई न्यूज़ आती है उसको लोकेट करते रहिए मैप में, वेदर इट इज़ ब्लैक स्वान और ऑक्सफोर्ड। तो कुंदज या कुंदुज नाम का जो जगह है, क्या वो ईरान में है? गजनी क्या अफ़गानिस्तान में है? काला ए न्यू क्या ये ओमान में है? और मज़ार शरीफ क्या ये पाकिस्तान में है? बताइए क्या इसमें से सही है, बताइए, लोकेट कीजिए, पॉज कीजिए। क्या आप में से इसने कौन से नाम सुने हैं, बताइए। आपने ज़रूर सुना होगा मज़ार शरीफ, गजनी का नाम सुना होगा आपने, है ना। बाकी ये याद रखना कि जो चारों ही जगह हैं वो एक ही देश से हैं, और वो किससे रिलेटेड है? दीज आर रिलेटेड टू अफ़गानिस्तान। तो गजनी तो आपको पता ही है, गजनी वगैरह जो है अफ़गानिस्तान में, गजनवी, महमूद गजनवी वगैरह, तो गजनी इज़ अ प्लेस इन अफ़गानिस्तान। बाकी भी जो है कुंदुज, काला ए न्यू, मज़ार शरीफ, ये सब अफ़गानिस्तान का ही हिस्सा है। और ये चर्चा में क्यों था, वाई दीज वर इन न्यूज़? क्योंकि जो तालिबान ने जिस तेज़ी के साथ में अफ़गानिस्तान के अलग अलग शहर, जो इम्पोर्टेंट शहर हैं, उनको कंट्रोल किया, तो इसलिए ये शहर चर्चा में थे। ठीक है, तो कुंदुज, गजनी, काला ए नाव, है ना, मज़ार शरीफ, तो ये सभी अफ़गानिस्तान से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर केवल गजनी ही अफ़गानिस्तान में दिया गया है। तो सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पर, ये 1 2 3 4 कर लीजिए, तो सेकंड पॉइंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। यस, चलिए, तो ये वो अलग अलग लोकेशन है, आपको याद रखना है ना। मज़ार शरीफ, कुंदुज ये रहा, ठीक है ना। इसके बाद में बघलान, और यहाँ पे फराह, ये जरंज, डेलाराम जो है वो भी आपको पता होगा, डेलाराम जरंज जो रूट है, ठीक है। कंधार तो कांधार, है ना, जिसे गांधार कहते थे कभी पहले, है ना, जब हम लोग जनपद पढ़ते हैं तब गांधार। तो ये सभी जो है काबुल वगैरह, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने। गजनी इज़ लोकेटेड हियर, राइट। तो आप एक बार जरूर, आई मस्ट से यू दैट यू मस्ट वॉच दिस इमेज प्रॉपरली ऑफ दिस अफगानिस्तान। तो ऑल द 4 टाउन्स आर द मेजर अफगान सिटीज़ एंड रिसेंटली टेकन ओवर बाय दी तालिबान, तो तालिबान के द्वारा, है ना। इसके अलावा हमने पंजशीर के बारे में भी बात की थी, है ना, पंजशीर रीजन में जहाँ पर लड़ाके जो हैं, मिलिशियाज आर अगेंस्ट तालिबान, तो वो सब को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो चल रहा है, दिस रीजन, दिस, ये भारत तक जो आ रहा है, इसे बोलते हैं वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, वाखान कॉरिडोर, ठीक है। वाखान कॉरिडोर क्यों? क्योंकि उम्मीद है कि यदि पाकिस्तान का एक अच्छा कंट्रोल हो गया और पाकिस्तान की एक पकड़ बहुत अच्छी हो गई तालिबान में, तो हो सकता है कि टेररिस्ट जो है वाखान कॉरिडोर से होते हुए भारत में, और जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी स्टेटमेंट दिया भी गया है कि जम्मू कश्मीर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और हम इसमें इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा भी बोल दिया है तालिबान ने। तो देखते हैं, वी हैव टू बी अलर्ट, है ना। तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको काफ़ी हद तक अलर्ट पर रहना। और एक ये जो मैंने बताया था आपको, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तालिबान का ये जो कॉम्बिनेशन यदि बन गया, तो अपने आप में भारत के लिए एक बहुत
ज़्यादा ताकतवर डेटरेंस क्षमता को पैदा करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। डेटरेंस का मतलब इन सब को रोकना, तो मल्टी फ्रंट वॉर जो है इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। चलिए, भारत का जो 75वां इंडिपेंडेंस डे होगा 2022 में, 75वां जो इंडिपेंडेंस डे है, पीएम मोदी 75th जो इंडिपेंडेंस डे नहीं होगा, ये 74th होगा जो भी गया है, इट विल बी 74th, राइट, इट विल बी 74th। तो जो 2022 आएगा वो 75th होगा। तो 74वीं, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा जो 75वां है उसे तो हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मनाने वाले हैं अगले साल। तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया सेंटर विल लॉन्च पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। तो पीएम जो गति शक्ति मास्टर प्लान है, व्हाट इज गति शक्ति मास्टर प्लान, तो ये गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने बहुत अच्छे से बात की थी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन के बारे में बात की थी, राइट, 102 लाख करोड़ का। इसके अलावा नेशनल जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसके बारे में हमने बात की थी 6 लाख करोड़ का। अभी गति शक्ति मास्टर प्लान जो है ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंडेड रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट होंगे गवर्नमेंट के। एंड इंडियन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स एम्स टू गारंटी राइट टू वर्क मिले लोगों को, ऐसा कुछ है। An Indian initiative to undertake the deep ocean exploration focused on India's exclusive economic zone and continental shelf, इससे रिलेटेड है गति शक्ति। या फिर डी 100 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये गति शक्ति इज रिलेटेड टू दिस, और इस बार के इंडिपेंडेंस डे पे पीएम ने जो इस पर बहुत बात की थी। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो पीएम का जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, पीएम की स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस पर से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो गति शक्ति विल बी द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान फॉर आवर कंट्री एंड विल ले फाउंडेशन ऑफ होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मोर देन 100 करोड़ रुपी विल रिजल्ट इन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लैक्स ऑफ यूथ। तो भारत में एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, साथ ही साथ में ग्रोथ डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए एक ओवरऑल होलिस्टिक प्रोग्राम है ना किया जा रहा है। ग्लोबल प्रोफाइल ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर एंड हेल्प देम टू कम्पीट विद द काउंटर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो विश्व के हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, हमें किस प्रकार से इम्प्रूव करने होंगे प्रोडक्ट को इत्यादि को, तो वो सबके लिए हमें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के देशों के जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश भी आ सकें। जैसा कि आपको पता है जितने रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली कनेक्टेड होते हैं उतना ही तेज़ी से ग्रोथ होता है। जैसे चाइना ने जिस तरह से 1979 से इस पर काम करना शुरू किया और आज देख लीजिए आप दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नॉमिनल में, जीडीपी नॉमिनल में, और परचेजिंग पावर पैरिटी में तो नंबर 1 पर पहुंच गया। तो ये सब जो है विल पावर और एक लॉन्ग लास्टिंग जो सोच होती है जिसमें हम लोग विकास की बात करें, उससे ये सब संभव है। अगला प्रश्न आपके सामने है द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस आपको पता ही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मदद से गवर्नमेंट जो है बहुत सा खाद्यान्न जिसमें वीट, चावल है ना, राइट, वीट का मतलब गेहूँ, चावल और दालें वगैरह इत्यादि प्रोवाइड किया जाता है। इज ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या पीडीएस जो होता है वो दोनों के जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। अंडर पीडीएस प्रेजेंटली कमोडिटीज नेमली वीट, राइस एंड केरोसिन ही अलाउड है स्टेट एंड यूटीज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो क्या केवल यही अलाउड है और कुछ नहीं अलाउड है, बताइए क्या सही है क्या गलत है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये चर्चा में इसलिए भी था कि पेंडेमिक के दौरान लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा और अब स्टेट बैरियर नहीं आएगा। यदि किसी और राज्य का कोई व्यक्ति है तो इस प्रकार का बैरियर उनको नहीं फेस करना होगा। और इसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक मेजर लेवल पर स्टॉक किया जाता है ना, राशन कार्ड्स की मदद से ये सब प्रोवाइड होता है। तो देखिए पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कि भाई केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी प्ले करती हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल राइस, वीट, केरोसिन, जबकि और भी जैसे दालें इत्यादि भी
प्रोवाइड की जाती है। तो ये ओनली जो वर्ड है ना, ये हमेशा आप स्टार मार्क कर लिया करो। यहाँ पर करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट मार्क कर लीजिए, करेक्ट पूछा है। और ये भी स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। टेक्निकल जो टर्म है उसका गोला मार्क करके सोचिए कि क्या कोरिलेशन आ रहा है, और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ प्रश्न को पढ़िए। डेफिनेटली आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर ही रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया, फर्स्ट विल बी करेक्ट, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर क्या क्या है इसके अलावा, तो पल्सेस भी होती हैं, एडिबल ऑयल भी प्रोवाइड किया जाता है कई बार, तो क्या आयोडाइज सॉल्ट जो है वो भी, स्पाइसेस मसाले भी, वैसे मेनली व्हीट, राइस, शुगर, कैरोसिन इत्यादि को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और यहाँ पर फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, जिसे राशन की दुकानें कहते हैं, आम भाषा में राशन कार्ड्स होते हैं, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बल्क में अलोकेशन वहाँ पर रहता है, और सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर अफोर्डेबल प्राइस पर भारत की जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं। और यही कारण था कि पेंडेमिक में हम लोग जो है आसानी से इसको, भारत जैसा देश बाईपास कर गया, क्योंकि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, राशन इत्यादि है, वहाँ पर बड़े स्टॉक मौजूद थे। गवर्नमेंट ने इसको फ्री में भी दिया, बिलो पॉवर्टी लाइन वगैरह को सबको प्रॉपर मदद पहुँची, ठीक है। अब बात आ रही है हाइड्रोजन के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस चर्चा में इसलिए रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रोजन जो है इसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और रिन्यूएबल तो नहीं कह सकते क्योंकि एक ना एक दिन ख़त्म तो होगी ही, जैसे गैसेस हैं। लेकिन हाँ, हाइड्रोजन को तो हम H2O से भी प्राप्त करते हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो अपने आप में ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कभी ना ख़त्म होने वाला, हमेशा रहने वाला सोर्स रहेगा, क्योंकि आपको पता है इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कोई तत्व है तो वो हाइड्रोजन ही है। बस ज़रूरत इसकी है कि हमें इसको जो उत्पादन करना है, प्रोडक्टिविटी, वो लार्ज स्केल पे और चीपर वे में हो जाए, है ना। तो जर्मनी ने अपनी ट्रेन्स हाइड्रोजन बेस्ड, इसके अलावा जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन्स होते हैं वो किस पर आधारित हैं, हाइड्रोजन गैस पर आधारित, है ना, हाइड्रोजन क्रायोजेनिक इंजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो क्या हाइड्रोजन एक कलरलेस और ऑडोरलेस गैस है? लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लीजिए यहाँ पर क्या बोला गया है, नॉट करेक्ट। इस पर गोला पहले ही लगा लीजिए या पढ़ते समय बाद में लगा दीजिए, फिर उस लेंस से क्वेश्चन को देखिए। नेशनल हाइड्रोजन मिशन वाज फर्स्ट अनाउंस्ड इन 2019-20 यूनियन बजट के अंदर क्या नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2019-20 में लाया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन इज नॉट ओनली एनवायरमेंट फ्रेंडली बट ऑल्सो 15 to 20% चीपर देन द फॉसिल फ्यूल्स। तो क्या ग्रीन हाइड्रोजन 15 से 20% ज़्यादा सस्ती है क्या? बताइए, क्या स्टेटमेंट सही है? कब लाया गया था नेशनल हाइड्रोजन मिशन? बताइए किस समय पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन लाया गया था? और ये जो है इनमें से आपको नॉट करेक्ट बताने हैं। तो यदि आपने यहाँ पर बात आती है, आपने थोड़ी बहुत भी जनरल साइंस पढ़ी है तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। तो देखिए, हाइड्रोजन क्या कलरलेस और ओडोरलेस गैस है? पढ़ा होगा आपने जरूर। हाइड्रोजन है कलरलेस, ओडोरलेस, सबसे हल्की गैस है अपने आप में, है ना, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली। और तो यहाँ पर कलरलेस ओडोरलेस तो है, तो पहला तो सही है, ये गलत नहीं है। तो पहला वाला जो आंसर है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑडोरलेस और कलरलेस गैस है। जब ये नहीं है तो देख लीजिए आप कौन कौन से नॉट करेक्ट हैं। देखिए 2021 में लाया गया है, अभी रिसेंटली ये चर्चा में था। नेशनल हाइड्रोजन मिशन पहली बार अनाउंस 2021 में हुआ था, नॉट 2019-20। तो देखिए ये जो ईयर्स हैं, फैक्ट हैं, उन पर गोला करके कनेक्शन देखिए। फिर ग्रीन हाइड्रोजन इज़ नॉट ओनली एनवायरमेंट फ्रेंडली, बट देखिए ग्रीन हाइड्रोजन तो सबसे कॉस्टलीस्ट है। वैसे हाइड्रोजन अलग अलग प्रकार के अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, राइट, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये सब क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन सबसे कॉस्टली है, 3 गुना ज़्यादा कॉस्टली है फॉसिल फ्यूल से, चीपर नहीं, जबकि 3 गुना ज़्यादा कॉस्टली है। अभी जो प्रोडक्शन है वो इसका कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं इसकी, तो ये पॉइंट आप दोनों रॉन्ग कर दीजिए, दोनों ही गलत है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो नॉट करेक्ट में क्या है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हाइड्रोजन एक
कलरलेस, ऑडोरलेस मतलब गंधहीन, रंगहीन गैस है, बहुत अबंडेंट मात्रा में है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इज यूटिलाइज फॉर इंडस्ट्रियल यूज सच एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ करते हैं। एरोस्पेस में मैंने आपको बता दिया जितने भी लॉन्च व्हीकल्स हैं उनमें यूज़ होता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, स्टील, अमोनिया, फर्टिलाइजर्स बनाने में, ठीक है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन को पहली बार कब अनाउंस किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा? 2021-22 में। तो ये रिसेंट की बात है जो निर्मला सीतारमण जी ने हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च किया। फर्स्ट जो बजट का जो स्पीच था 1 फरवरी का, वहाँ पर। ग्रीन हाइड्रोजन कॉस्ट अबाउट 3 times एज मच एज नेचुरल गैस, 3 गुना ज़्यादा कॉस्टली। दो द प्राइस डजंट फैक्टर इन एनवायरमेंट। हाँ, लेकिन जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब जीवन ही नहीं होगा तो क्या होगा? तो ओवरऑल लेकिन समाज के लिए तो ये बहुत टफ डिसीजन है अपने आप में, लेकिन धीरे धीरे इसको क्या होगा, कॉस्ट कटिंग और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को एम्बेड किया जाएगा तो सब कुछ सोल्यूशन निकलता चला जाएगा। टोटल ग्रीन हाइड्रोजन इज 2 to 3 times मोर एक्सपेंसिव देन ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन से 2 से 3 गुना ज़्यादा कॉस्टली है। तो 2020 की रिपोर्ट में इसके बारे में चर्चा आई थी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी ने बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन इज़ मोर कॉस्टलियर देन ब्लू हाइड्रोजन। अब ये क्या है ग्रीन, ब्लू, ग्रे? तो देखिए, ब्लू हाइड्रोजन किससे बनाते हैं हम लोग? मेड फ्रॉम मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड, यहाँ से बनाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी है, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी NOCO2, उससे जो एमिट हो रही है वहाँ से ग्रीन, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जीज जो हैं वहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है वो ग्रीन हाइड्रोजन के तौर पर। ये जीरो कार्बन, यहाँ पर लो कार्बन, तो ये कंपैरेटिवली एनवायरनमेंट के लिए सबसे फ्रेंडली कौन सी है? ग्रीन। तो ये याद रखना, जीरो कार्बन में ग्रीन और ग्रे। ग्रे को मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर। तो जब मीथेन और CO2 ये एमिट होती है तो उनमें से कुछ हाइड्रोजन भी बनती है। ब्राउन हाइड्रोजन जो है वो कोल, क्योंकि कोयले में भी तो क्या है, हाइड्रोजन का कुछ अवयव है। तो ग्रीन हाइड्रोजन देख लीजिए, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस के समय पर, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आपको पता होगा, जब हम लोग कैथोड एनोड मतलब मान लीजिए जल में प्रवेश करवा दें तो एक पर ऑक्सीजन एक पर हाइड्रोजन बनेगा। तो ये ग्रीन है, महंगा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस अपने आप में सबसे कॉस्टलीस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होती है इन कैथोड और एनोड पे, और तब ये क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, इस पर जो है रिलीज होते हैं। ठीक है, तो हम इनका प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल इंडस्ट्री, एनर्जी स्टोरेज और साथ ही साथ में लिक्विफेक्शन एंड एक्सपोर्ट में कर सकते हैं। ग्रे हाइड्रोजन कोयले से निकल रहा है, देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। नेचुरल गैस, बायो मीथेन, बायो और गैसिफिकेशन की मदद से तो ये ब्लू हाइड्रोजन बन रहा है। यहाँ पर एक कंप्लीट डिटेल में आपको बता दिया गया है, जो सेम चीज़ें हैं कि जब हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी इत्यादि से जो ग्रीन हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन दैट इज जनरेटेड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ब्लू हाइड्रोजन जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज है, जैसे न्यूक्लियर रिसोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी से जो निकल रहे हैं, है ना, जैसे आप बात करें जैसे रावत भाटा है, ठीक है, कलपक्कम है, तो यहाँ से ये ब्लू हाइड्रोजन है। और नेचुरल गैस जो होती हैं, राइट, उससे ग्रे हाइड्रोजन निकलता है। नेचुरल गैस का मतलब क्या है, जो LPG लिक्विड नेचुरल गैस है, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल से ये निकलता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ये, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ग्रीन। तो ये सबसे कॉस्टलीस्ट। इसका इम्पैक्ट जो है ग्रीन हाउस एमिशन में ज़ीरो है, बहुत इंपॉर्टेंट, यही इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये ग्रीन हाउस गैस के लिए नेगेटिव है, मॉडरेट है ये, और हाईली एक्सेप्टेबल है। तो हमारा फोकस किस पे है, ग्रीन हाइड्रोजन, इवन पूरे वर्ल्ड का। तो ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ब्राउन, ये आपको एकदम क्लियर हो गया हो। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे, यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड डेटा ऑन फैटलिटीज़। फैटलिटीज़ का मतलब जो आपदाएं हुई है कॉज ड्यू टू हाइड्रोमीट्रोलॉजिकल कैलेमिटीज़। हाइड्रोमीट्रोलॉजिकल कैलेमिटीज़ आप समझते हैं क्या होता है, रेनफॉल के कारण, कोई बादल फट गया उसके कारण, मतलब पानी के और जो मौसम है उसके कारण जो तबाही आई है
तो उसके बारे में जो डेटा रिलीज हुआ वो अपने आप में बहुत बड़ा अपैलिंग था, डराने वाला था। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने सबसे ज़्यादा क्या डेथ टोल देखा गया, जितने भी भारत में राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेथ टोल कहाँ पर देखा गया, हिमाचल प्रदेश में, जो डेटा प्रकाशित हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है ये, यदि आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तभी इसके आंसर्स मिलेंगे। तो द टर्म ऑफ फंड रिलीज बाय सेंटर एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, हाईएस्ट फंड वर अलोकेटेड टू महाराष्ट्र। तो जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है सेंटर के द्वारा, क्या उसको सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य को क्या फंडिंग प्रोवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये रिपोर्ट्स इसीलिए क्या होते हैं, रेगुलरली जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं, उससे जो कंक्लूजन निकालते हैं उससे आपके सही आंसर, सटीक आंसर बैठते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ जो देखी गई, चूंकि आपको पता होगा वेस्ट बंगाल ने सबसे ज़्यादा साइक्लोन फेस किए थे और इसीलिए हिमाचल प्रदेश नहीं, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा डेथ देखी गई। द टर्म ऑफ फंड रिलीज बाय सेंटर अंडर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, हाईएस्ट फंड जो है महाराष्ट्र को अलोकेट हुआ है। यस, महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा फंड अलोकेट हुआ है। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर? तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये रिलीज किया था, याद रखना, ठीक है। हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कैलेमिटीज और स्टेट डिजास्टर फंड रिलीफ के लिए पैसा अलोकेट करती है केंद्र सरकार, ताकि किसी प्रकार की आपदा को रोका जा सके, है ना। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी है भारत में, स्टेट लेवल पर भी है। तो ये होती हैं हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कैलेमिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलेमिटीज की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम रेनफॉल या बादल का फटना, क्लाउड बस्ट, उसके कारण जो डेथ हुई है सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, वेस्ट बंगाल में, हाईएस्ट डेथ। और 6800 लोग मारे गए पास्ट 3 इयर्स में इसके कारण। कुछ तो रिकॉर्ड भी नहीं हुए होंगे। इन टर्म्स ऑफ फंड रिलीज सेंटर वो महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा गया। तो ओवर द पास्ट 3 इयर्स सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट था वो था वेस्ट बंगाल में। क्यों? क्योंकि पास्ट 3 ईयर में जो ये एनालिसिस आया, फोनी, बहुत ही खतरनाक फोनी है ना, फोनी मतलब सांप का जो फन होता है, बांग्लादेश ने ये नाम दिया था इस साइक्लोन का। बुलबुल 2019 में, अम्फान और अभी यास तूफान। तो ये जो इतने बड़े सारे तूफान हैं उसके कारण ये इम्पैक्ट देखा गया। हाल ही में क्या हुआ है, आवर साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 3 न्यू स्पीशीज ऑफ वाइल्ड बाल्सम which two have been named after living politicians। और वो लिविंग पॉलिटिशियंस कौन कौन हैं? एक तो कुमारी शैलजा हैं और एक चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर और कुमारी शैलजा के नाम पर 3 अलग अलग वाइल्ड बाल्सम प्रजातियां मिली हैं। ये एक प्रकार की फोना है। फोना का मतलब पेड़ की प्रजाति है, एक फूल जैसा होता है और बहुत ही कम मिलता है। तो ये कहाँ मिलते हैं ये आपको बताना है। विच पार्ट ऑफ इंडिया? वेस्टर्न हिमालयाज में, ईस्टर्न घाट्स में, सुंदरबंस में या फिर वेस्टर्न घाट्स में। ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों डिफरेंट हैं। बताइए, बाल्सम एक विशेष प्रकार की पौधे की प्रजाति है। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? दीज आर नॉर्मली एंडेमिक, मतलब वहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं और अपने आप में ये बहुत ही कम मात्रा में है। तो वेस्टर्न घाट इज द करेक्ट आंसर है। इज इट क्लियर? वेस्टर्न घाट कैसा दिखाई देता है? ये कुछ इस प्रकार का पादप है, ठीक है, फूल होते हैं ये। और इसे जीनस इम्पेंशियंस, ये बाल्सम फैमिली के हैं। काशीथुम्बा, मलयालम में इसे काशीथुम्बा कहा जाता है। वेस्टर्न घाट रीजन और साउदर्न केरला इदुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ये स्पॉट किए जाते हैं। और जो वीएस अच्युतानंदन जो चीफ मिनिस्टर है कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ के, उनके नाम पर, और के शैलजा कुमारी के नाम पर क्या है, फॉर्मर जो होम मिनिस्टर थी जो कांग्रेस के कार्यकाल में, शैलजा को आप जानते होंगे, बहुत रिनाउंड है। तो विटिश क्रीमी फ्लावर फाउंड किया गया कालर फॉरेस्ट में। तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन नेम्ड। तो यहाँ पर जो है इनके अच्युतानंदानी और साथ ही साथ सनखिली फॉरेस्ट। तो ये अलग अलग रीजन जो है ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नाम जरूर याद रखने।
इदुक्की डिस्ट्रिक्ट तिरुवनंतपुरम, वेस्टर्न घाट याद रखना है, बालसम प्रजाति याद रखनी है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो है ये इनको दिया किसने था, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तिरुवनंतपुरम में, तो इसकी एक डिवीज़न ने ये नाम दिए हैं, ठीक है। तो मुन्नार इदुक्की का जो है, ठीक है, आफ्टर मैथ्यू डेन, ये साइंटिस्ट हैं, इनके नाम पर तो 3 अलग अलग प्रजातियां थी, उनके नाम अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर दिए जाते हैं, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल नेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल में बता दिया कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बालसम इसीलिए पूछा जाएगा, क्यों, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं वेदर इट इज़ फोना फ्लोरा, उनके लिए, ठीक है। और ये 1200 मीटर के एल्टीट्यूड पर इसका फीचर्स पूछा जा सकता है, उगते हैं, स्ट्रैगलिंग ग्लैब्रस हर्ब, ओनली 3 और 4 पॉपुलेशन वर फाउंड, 3 और 4 ही पॉपुलेशन में मिलते हैं ये, है ना। और इस प्रकार से चीफ मिनिस्टर को जो है ऑनर किया गया, ठीक है। चलिए, कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान जो है सिचुएशन के दौरान डॉक्टर डेन ने बहुत अच्छा काम किया है, और साथ ही साथ में जो चीफ मिनिस्टर हैं अच्युतानंद जो हैं, उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट के अंदर साफ स्वच्छ एनवायरनमेंट रहे, इसलिए बहुत काम किया, तो इसी के पर्पस से इनको ये नाम दिए गए। सोन चिरैया, दोस्तों सोन चिरैया एक स्कीम है, उसका भी ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको बताना है ये कि किस मिनिस्ट्री से रिलेट करती है सोन चिरैया, और क्या है ये, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये सोन चिरैया क्या है और कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ना। तो बताइए, चारों जो है मिनिस्ट्री आपके सामने है। ये एक प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए सोन चिरैया लाया गया, ठीक है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं कि आपस में एक दूसरे के लोग कोऑपरेटिव तरीके से मदद करें। और ये जो स्कीम है, ये जो प्रोसेस है, इसको किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के द्वारा, ठीक है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। सोन चिरैया एग्जैक्टली कैसा है, इसका लोगो कुछ इस प्रकार का निकाला गया, देख लीजिए, ये है लोगो। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है सोन चिरैया टू मार्केट प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये क्या करेगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद करेगा फॉर मार्केटिंग द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, और वो मार्केटिंग करेगा तब भी तो आउटपुट निकलेगा, और यहाँ पर ओवरऑल लोगों की लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट होगा। सो दिस इनिशिएटिव विल प्रूव अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन टूवर्ड्स इंक्रीज विजिबिलिटी एंड ग्लोबल एक्सेस फॉर प्रोडक्ट मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन अर्बन जो एरियाज में है। तो सोन चिरैया जरूर याद रखना, क्योंकि अर्बन वुमेन के लाइवलीहुड को बढ़ा रही है, ये पॉइंट याद रहेगा। तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर, या आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये आपको याद रहेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मार्केटिंग के लिए उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, और इसके लिए ये लोगो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो मिनिस्ट्री सोन चिरैया, ठीक है, ये लॉन्च किया गया, ठीक है। आई थिंक आप बताइए कितने आउट ऑफ 10, हाउ मेनी ऑफ यू मेड करेक्ट, ठीक है, जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।